तीन मार्क का सम्यक स्मृति। तो स्मृति माने क्या? स्मृति माने माइंडफुलनेस, जागरूकता, है ना। तो हम कितने जागरूक है, हम कितने माइंडफुलनेस है, उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम स्मृति को रख सकते हैं, क्या करना चाहिए हमने स्मृतिमान होने के लिए। अभी हमने आनापानसति ज्ञान किया है स्मृतिमान बनने के लिए, लेकिन विस्मृति क्या है उसको हमें पहले जानना होगा। तो पहले के ज़माने में हम जानते हैं कि खत लिखने की प्रथा थी, है ना। फोन का ज़माना नहीं था, खत लिखते थे। तो खत भी जैसे अभी गांव में डाकघर होते थे, है ना, कोई आने जाने का यातायात साधन नहीं होते थे, है ना। तो वो जो डाकघर होता था उसमें से खत निकालने का एक फिक्स समय रहता था। तो सभी लोग ऐसा सोचते थे कि वो डाक निकल जाए उसके पहले खत डाल दें, है ना। तो हम लोग खत लिखा करते थे। आज का तो ईमेल का मैसेज का जमाना है, तुरंत हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा था। तो हम क्या करते थे, खत लिखने के लिए समझो बैठे और अचानक से फिर टेलीफोन की घंटी बजती है। पहले तो रिसीवर वाले फ़ोन थे, है ना। तो फ़ोन की घंटी बजती है, हमारे किसी प्रिय दोस्त का फ़ोन है, सहेली का फ़ोन है, तो हम खत को छोड़ के फ़ोन रिसीव करते हैं और बातों में लग जाते हैं। इतनी गप्पेबाजी होती है, उतने में ही क्या होता है, हम चाय बनाने के लिए फिर हम जाते हैं कि चलो थोड़ी सी चाय पी ली जाए। तो हम किचन में जाते हैं, चाय का पानी चढ़ाते हैं और चाय बनाने के लिए रखते हैं। और इतने चाय बनाते बनाते हमें पड़ोस के घर से मधुर संगीत की, बहुत ही बढ़िया पुराने गाने की आवाज़ आती है। तो हमें क्या लगता है बहुत दूर से आ रहा है, तो क्लीन नहीं आ रहा है, तो चलो मैं ही अपना रेडियो चलाऊँ, है ना। तो फिर हम रेडियो चलाते हैं और रेडियो पर वो गाना सुनते हैं, उसके बाद एक गाने सुनते जा रहे हैं, तो गानों के अंदर हम खो जाते हैं, है ना। उसके बाद हमको अचानक से पत्र याद आता है कि अरे मैं तो पत्र लिख रहा था। और पत्र याद आते ही हमें चाय भी याद आ जाती है। तो हम किचन में जाते हैं तो पूरा धुआं चाय जल जाती है, पतीली भी जल जाती है, पूरा किचन धुएं से भरा हुआ है। और फिर हमें पत्र याद आता है कि अरे पत्र लिख रहा था मैं, तो जब टाइम देखते हैं तो डाक तो निकल गई। तो ये है विस्मृति का उदाहरण कि हमारा कोई भी काम जब हम विस्मृति में ये सब काम करते हैं, यहाँ पे वहाँ भाग दो, ऐसा क्यों होता है? हमारी एकाग्रता नहीं, किसी काम में हमारी निरंतरता नहीं, हमारी एकाग्रता इतनी कमजोर है। और हम क्या करते हैं, हम इस काम से उस काम की ओर दौड़ते हैं। तो हमारा जो किसी काम को करने के प्रति, कोई भी काम है ऐसे ही तो हम नहीं करते, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, तभी हम उस काम को करते हैं। तो हमारा लक्ष्य भी इतना कमज़ोर होता है, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य इतना मजबूत नहीं होता है, इसके कारण हम अन्य सभी कार्यों में होते हुए भी अपरिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्य हमारा नहीं है ना मजबूत, तो हम इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, है ना। कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, है ना। तो कोई भी हमारा काम पूरा नहीं होता है, तो कार्य में निरंतरता भी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य है कि भाई हाँ मुझे ध्यान के अंदर मतलब कि स्मृति प्राप्त करनी है, शांति प्राप्त करनी है, तो आपको लगातार करना होगा, बार बार करना होगा। लेकिन हम बार बार उस ध्यान को नहीं करते हैं, इसके कारण हम निरंतरता नहीं होने से हम निष्फल होते हैं। अभी आज संडे यहाँ पे आनापानसति किया, पर पूरा सप्ताह आप घर में नहीं करोगे तो अगले संडे भी यहाँ पे नहीं कर पाओगे। आपको ध्यान में भी निरंतरता लानी है। नियमित ध्यान करने से, निरंतर करने से उनमें वृद्धि होती है। जब तक हम इसमें निरंतरता नहीं लाएंगे तो हमारा विकास भी नहीं होने वाला है। और हम ये जो प्रवचन सुन रहे हैं वो किस लिए सुन रहे हैं? उत्क्रांति के लिए। सम्यक व्यायाम के अंदर हमने देखा था कि
हमारी उत्क्रांति के लिए, हमारे विकास के लिए हम ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने अपने विकास के लिए अच्छे से प्रयत्न करना चाहिए। तो अजागृति की जो मुख्य विशेषताएं है वो क्या है? हमारा भुलक्कड़पन। आज हमने ध्यान दिया, कल हम भूल जाते हैं, है ना? आज मैंने प्रवचन दिया, घर जाके आप उस प्रवचन को भूल जाएंगे। अब पिछले 2 संडे मैंने क्या बताया था, आप में से मालूम नहीं कितने लोगों को चाहता है मालूम नहीं, है ना? तो हम कभी नोटबुक नहीं लाते, लिखते नहीं इसमें। अब मुँह जबानी सुना हुआ कितना हम याद रख पाएंगे, तो लिखने की भी आदत होनी चाहिए। तो भुलक्कड़पन के कारण हम ये सब विस्मृति में जाते हैं। विचलित होना, बार बार विचलित होते रहते हैं। भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है वो अविचलित अवस्था है, तभी वो ध्यान कर पाए और बुद्धत्व प्राप्त कर पाए। पर हम क्या है? विचलित होते हैं। हमारी एकाग्रता कमजोर है, उद्देश्य में निरंतरता नहीं है और उद्देश्य से भटकते जाते हैं। हमारे अंदर एकत्व नहीं, हमारे सारे स्व एक नहीं है। कोई स्व कहता है कि ध्यान करो, कोई स्व कहता है मूवी देखने जाओ, कोई स्व कहता है कि आज घर में संडे आराम करो, है ना? तो उन सारे स्व को एक माला में, एक धागे में पिरोना पड़ेगा, उसकी माला बनानी पड़ेगी, तब जाके हम सफल होंगे। तो स्मृति क्या है? विस्मृति हमने देखी कि क्या होता है। तो विस्मृति की बातें याद रखो कि भाई क्यों ऐसा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मृति क्या है। तो स्मरण होना, आप अगर आपको स्मरण रहेगा कि मुझे ये काम करना है तो आप स्मृति में होंगे। अविचलित होना, एकाग्रता आपके अंदर आनी चाहिए। उद्देश्य की निरंतरता होना कि मेरा क्या उद्देश्य है इस काम को करने का, और मजबूती तथा एकत्व में विकास करना। जो भी हम करते हैं वो मजबूती से करना चाहिए, एकत्व होना चाहिए, सारे विश्व को हमने एक करना है। इन सभी लक्षणों को जागृति या सम्यक स्मृति के रूप में हम जानते हैं। तो स्मृति के 4 स्तर। सबसे पहले हमें वस्तुओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अभी ये हमारा बीमार है तो यहाँ पर ये माइक है, रोचक्र है, पंखा है ना, कुर्सी है, मेज है, तो ये सब चीज़ें पड़ी है, तो इसके बारे में हमें जागरूक रहना है। हम अगर जागरूक नहीं होंगे तो एक चीज़ इधर पड़ी होगी, एक चीज़ इधर पड़ी होगी, और जब हमें ज़रूरत होगी तो कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो दूसरा है पुस्तक, किताबें भी हम ठीक से नहीं रखते हैं, है ना? कभी कोई किताब हमें चाहिए तो हम ढूंढ के थक जाते हैं, है ना? हमें एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी हमारे घर में बनानी है, एक कबर्ड में इस तरीके से किताबें रखनी है कि हमको जो किताब चाहिए तुरंत मिल जाए। अभी मुझे स्मृति के ऊपर प्रवचन देना था, तो मुझे चाहिए कि मैं स्मृति के बारे में पढ़ूँ, तो मैंने दिग्नाथन का किताब निकाला, मैंने एक साथ ही रखी है स्मृति के बारे में किताब। तो समग्र चेतना के 4 स्तर मैंने पढ़ी है, तो चेतना के 4 स्तर, तो वो मैंने निकाली। फिर मैंने बंदे संरक्षित की किताब निकाली, अवेयरनेस, लिविंग विथ अवेयरनेस, स्मृति के साथ जी, है ना, वो निकाली। फिर मैंने अष्टांग मार्ग में से स्मृति के बारे में पढ़ा। फिर मैंने मंजू कुमार की किताब निकाली ध्यान के बारे में। तो 4-5 किताबें मैंने पढ़ी, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये अभी मैं स्मृति के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। यहाँ पे आधा घंटा बोलना, उसके लिए हमें पूरा 1 हफ्ता तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके हम कुछ बोल सकते हैं, है ना? तो हमने किताबों को भी सही तरीके से रखना चाहिए, उसके बारे में जागरूकता रखनी चाहिए, और फिर हमने प्रकृति के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। हम कभी भी यहाँ जो पेड़ पौधे इतने बढ़िया है उसको हम कभी देखते नहीं, है ना? मैं संकल्प भूमि पर एक मीटिंग थी, वहाँ पे गई तो मैंने वो संकल्प वृक्ष सूखा हुआ देखा, तो मुझे तुरंत ही अपना संकल्प वृक्ष याद आया कि हमारे बुद्ध विहार में कितना बढ़िया संकल्प वृक्ष है, कितना डेवलप हुआ है। फिर मैं जब संडे को यहाँ पे आई तो मैं उसको ही निहारती रहूँ कि हम हर संडे आते हैं लेकिन उसको ध्यान से देखते नहीं। पर जब वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे अपना संकल्प वृक्ष याद आया
तो हम उसी जगह पे बार बार आते हैं, वो चीज़ें हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उसके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए। रोज़ सूरज आता है ना, चाँद आता है, सितारे हैं, कभी हम बादल की तरफ देखते हैं क्या रात को? मुझे याद है कि मैं तो शहरों में पली बड़ी माजलपुर की हूँ, बड़ौदा शहर की। जब मेरी शादी हुई तो गांव मेरे हस्बैंड का संखेड़ा इंद्रान था, तो रहते तो बड़ौदा में थे, लेकिन कभी कभी हम गांव जाते थे तो वहाँ पे तो घर में सोते नहीं लोग, बाहर खाट डाल दी जाती है सबकी पूरे मोहल्ले में और हम सोते। तो मैं जब मतलब कभी शहर में तारों को इतना अच्छे से नहीं देखा, लेकिन जब मैं देखती थी इतने सारे तारे, क्योंकि प्रदूषण नहीं है ना, गांव है, वहाँ पर कोई फैक्ट्रिया नहीं है, कुछ नहीं। इतना अच्छा लगता था मन को, इतना आनंद देता है कि कभी हम शहरों में इन प्रकृति का आनंद ही नहीं लेते। जो भी हमें प्रकृति द्वारा मिला है, कुदरत द्वारा, उसको हम कभी आनंद नहीं लेते। तो हमने कुछ समय ऐसा भी निकालना चाहिए कि हमें एकांतवास में किसी शिविर में जाना चाहिए और वहाँ पर हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। तो ये जो पूर्ण परिमंडल है उसके प्रति भी हमने स्मृतिमान रहना चाहिए। तो हम जो वातावरण है इसके प्रति सभान नहीं रहते हैं, कुदरत के प्रति हम सभान नहीं है, हम सृष्टि के प्रति सभान नहीं है, हम कभी रुकते ही नहीं। शहर के लोगों का क्या है, बस दौड़ते ही रहते, सुबह से शाम बस दौड़ते ही रहते। पैसा कमाना है, घर में अच्छी अच्छी भौतिक संसाधनों को बसाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियाँ करनी है, उनके बच्चे पैदा हो तो उनको खिलाना है, इसी में पूरा जीवन हमारा जन्म से मृत्यु तक चला जाता है। हम किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पाते। तो हमने सभान करना है, हमने उन चीज़ों को निहारना है जो प्रकृति द्वारा हमें मिली है। तो उसको हमें हमारे पास थोड़ा सा समय हम निकालें हमारे पास से और उसको निहारें। किसी वृक्ष को हम निहारते हैं तो भी हम किस तरीके से निहारते हैं? संत संरक्षित की एक बात है, उन्होंने अपना एक अनुभव कहा था कि मैं जब एक बार मेरे नेपाली मित्र के साथ जंगल में गया, तो वहाँ पर जंगल में जब हम चल रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर ऐसा वृक्ष मैंने देखा, देवदार का वृक्ष, पाइन बोलते हैं उसका वृक्ष। तो उसका जो मतलब कि तना था, फड़ था, वो इतना स्मूथ था, इतना बढ़िया लग रहा था। उसके जो पत्ते थे वो इतने हरे हरे थे। तो बंदे जी को वो वृक्ष बहुत ही पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। तो उनका जो नेपाली मित्र था वो बोला कि हाँ बहुत सुंदर है, पूरी सर्दी में पूरी हो जाए ना इतनी लकड़ियाँ इसमें से मिले। यानी कि देखने का नजरिया देखो, जो जैसी सोच रखता है, जिसको जैसे संस्कार मिले, तो हम ना कुदरती भी जो चीजें हैं उसको भी बस उपयोग में आने वाली चीजों की तरह देखते हैं, हम उसको सुंदरता की तरह नहीं देखते। बंदे ने उसको सुंदरता के रूप में देखा कि कितना अच्छा, कितना सुंदर है। और वो नेपाली मित्र ने क्या देखा कि इसमें से इतना लकड़ियों का जत्था मुझे मिलेगा कि सारी सर्दियों में मुझे काम आएगा। तो हमने अपने देखने के नज़रिए को बदलना है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो उसके सही स्वरूप में देखें। हम अपने उपयोगिता, अपने स्वार्थ के मतलब मद में रचे हुए न देखें। एक और भी चीन और जापान के संदर्भ में एक कहानी है कि एक चित्रकार रहता है, तो वो चित्रकार अपने गुरु से पूछता है कि मुझे बांस के चित्र बनाए तो कैसे बनाने चाहिए। तो उनके गुरु ने कोई उनको कला नहीं सिखाई कि पीछे लो और ऐसे बनाओ या ऐसे करो, ऐसा नहीं सिखाया। गुरु ने क्या कहा, आपको बांस के चित्र बनाने हैं तो बांस को देखो। तो वो चित्रकार फिर हर रोज बांस को देखने लगा कि
पहले वो छोटा सा पौधा रहता है ना, उसमें पत्तियाँ रहती है, फिर धीरे धीरे वो बाँस आता है उसमें, है ना, और फिर वो बड़ा होता है, हरा होता है ना, उसके पत्ते भी हरे होते हैं, बाँस भी हरा होता है, फिर वो धीरे 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 उसके पत्ते और वो बाँस सूखने लगता है, हमारे यहाँ है वो बाँस, तो वो सूखने लगता है ना, फिर वो उस बाँस को दिन में देखता है, उसको रात में देखता है, चांदनी की रोशनी में, सूरज की रोशनी में देखता है, वो बाँस को ठंडी में देखता है, वो बाँस को बारिश के मौसम में देखता है, गर्मी के मौसम में देखता है। तो इस तरह से वो कई वर्षों तक बाँस को ही देखते रहता है। वो इतना बाँस के अंदर उतर जाता है, वो खुद मानो कि बाँस बन गया हो। तो वो जब चित्रकारी करता है तो ऐसा समझो कि बाँस ने ही बाँस को बनाया, ऐसा नजर आता है, किसी बाँस ने ही बाँस की चित्रकारिता की हो। इस तरह की एकाग्रता, इस तरह वो बाँसमय हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये बाँस ने बाँस को बनाया है? इस तरह की चित्रकारिता वहाँ पर बन के तैयार हो। तो इस तरीके से हमने जागरूक होना चाहिए। हमारे आसपास जो व्यक्ति है उनके बारे में भी, वस्तुओं के बारे में और कुदरती परिमंडल के बारे में भी हमने जागरूक होना चाहिए। दूसरी जागृति है स्व के प्रति जागृति। क्या हमने कभी स्वयं को देखा है? क्या हम स्वयं को देखते हैं? इसीलिए ना हम पहली पायरी में, मैत्री भावना की पहली पायरी में क्या करते हैं? स्व को देखते हैं, है ना, स्वयं पर मैत्री करते हैं। अभी यहाँ पर तो आनापानसति ध्यान होता है तो म्यूजिक लगा दिया जाता है, गोयंका जी का लगा दिया जाता है, रिकॉर्डिंग। पर हम लोग संघ में क्या करते हैं? स्वयं ध्यान कराते हैं और स्वयं ध्यान करते हैं। तो पहले 5 मिनट हम स्व को देखते हैं, हमारे शरीर को, पाँव के अंगूठे से लेकर सर के बाहर, है ना, सर की चोटी तक पूरा शरीर का हम निरीक्षण करते हैं। तो हमने स्वयं के शरीर का निरीक्षण करना चाहिए। अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं, है ना, मैं बोल रही हूँ, हाथ भी एक्शन मोड में है ना। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरे हाथ के प्रति जागरूक नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ और हाथ भी हिला रही हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग है ना बैठे बैठे से पाँव हिलाते हैं, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती, पर वो जागरूक नहीं होते कि मैं पाँव हिलाता रहता। हमारे वरतिया भाई थे, डोडिया भाई को मालूम होगा, उनको आदत थी, वो ऐसे 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 पाँव हिलाते रहते थे, हम देखते थे, लेकिन वो जागरूक नहीं। तो हमारा शरीर का हलन चलन कैसा है? हम जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं? या दाया पाँव पहले उठाते हैं, बाया पाँव उठाते हैं, कितनी तेज चलते हैं, है ना। हम बैठे हैं तो किस तरह से बैठे हैं, है ना, वो देखना चाहिए। हम जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं, हम जब सोते हैं तो कैसे सोते हैं। तो हमने हमारी शरीर की जो भी हलन चलन है उसके ऊपर स्मृति बनाए। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप उसको देखना शुरू करोगे ना तो आपकी शरीर की हलन चलन की गति धीमी हो जाएगी। और इसका फायदा क्या होगा? आप ध्यान में समता से बैठना। तो ये प्रयास है, इसको हम सम्यक व्यायाम बोल सकते हैं, ये हमारा प्रयत्न है। तो हमने हमारे शरीर के हलन चलन को देखना है, हम किस तरह से खड़े रहते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से सोते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो हलन चलन की गति है उसको धीमा कर सकते हैं। तो जापान में एक चाय बनाने की विधि है जो जागरूकता के लिए की जाती है भिक्षुओं के द्वारा। हम लोग भी हमारे जब शिविर रहते थे तो चाय समारंभ करते थे। तो ये चाय समारंभ में क्या होता है, पूरा जो चाय बनाने की विधि है ना वो जागरूकता से की जाती है। ये ध्यान की पद्धति है। तो पहले वो गैस ऑन करता है, फिर उसके ऊपर चाय का इडली चढ़ाता है ना, उसमें पानी डालता है, फिर वो पानी को उबलते हुए देखता है कि कैसे पानी उबल रहा है, उसकी आवाज़ कैसी आ रही है ना, उसकी भाप कैसे निकल रही है। फिर वो उसमें चाय डालता है, शक्कर डालता है, उसकी सुगंध लेता है ना, कि
कैसे चाय बनेगी, फिर दूध डालता है, फिर चाय बनने के बाद उसको कैसे वो कप में छानता है, वो भी जागरूकता से करता है। और फिर एक एक चुस्की लेके वो कैसे वो चाय को पीता है। अब घर पे करके देखो। हाँ, तो आप इतने जागरूक हो जाओगे उसके बारे में। ये एक तरह का ध्यान है, जापान में इस तरह से ये एक तरह का ध्यान कहा जाता है। तो हमने खाना खाते समय हमने बिजनेस की बातें नहीं करनी चाहिए। कई लोग हैं ना बिजनेस मीटिंग में क्या रखते हैं, पार्टी, कि चलो एक होटल में जाते हैं और बिजनेस मीटिंग करते हैं और खाना खाते खाते सब बिजनेसमैन होते हैं वो बातें करते हैं, पर ये ठीक नहीं। आपका खाना हजम नहीं होगा, ठीक से आपका पाचन नहीं होगा, आपको अल्सर होगा। आप अगर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं ना तो आपको अल्सर होगा। एक समय में एक ही काम करो, खाना खाना है तो खाना खाओ, टीवी देखना है तो टीवी देखो, है ना। बिजनेस की मीटिंग करनी है तो बिजनेस की मीटिंग करो, पर सभी चीज़ों को इकट्ठा मत करो। तो कई लोग ऐसे रहते हैं, बहुत दौड़ धूप करते रहते हैं, इनको लगता है पूरा भारत बोधमय बना है, पूरे समाज को सुधारना है, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समाज को बोलेंगे कि ऐसा करना है ऐसा करना है। हमको लगता है कितना काम कर रहा है, इतनी दौड़ धूप कर रहा है, और रिजल्ट देखो तो जीरो। कई लोग बड़ी शांति से काम करते हैं, अपना आचरण करते हैं, खुद किताबें पढ़ेंगे, खुद ध्यान करेंगे, अपने अंदर बदलाव आएंगे। और हमारे स्वयं के अंदर जो बदलाव होता है ना, उसे बोलते हैं अर्थचर्या। आपके जीवन से लोगों ने धर्म सीखना चाहिए। अब मैं यहाँ से बहुत ही सुंदर प्रवचन तो दे दूँगी, चलो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे समझ है कैसे प्रवचन देना है, तो मैं बहुत अच्छा प्रवचन तो दे दूँगी, पर हो सकता है इसमें से एक भी बात मैं अपने जीवन में फॉलो न करती, तो आप मुझसे कुछ नहीं सीखने वाले। आपको मालूम है कि आप उद्धव जी की बहुत अच्छा प्रवचन ही देती है, लेकिन उसके आचरण में कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी कोई कर रहा है, तो दौड़ धूप मत करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करके काम कर रहा है, अब उसके टेबल पर देखोगे तो बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं और वो दौड़ धूप कर रहा है, जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहता है। और कोई कर्मचारी ऐसा होता है कि धीरे धीरे कर रहा है, थोड़ा समय ले रहा है किसी फाइल को निपटाने में, वो उसको सोच विचार कर उसको सॉल्व कर। तो ऐसा मत समझो कि वो धीरे धीरे कर रहा है उसका काम कम होगा, और जो दौड़ धूप कर के कर रहा है उसका काम ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। हम विपश्यना करने जाते हैं तो विपश्यना करके जब आते हैं तो हमारे काम की ग्रोथ बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, काम अच्छा भी होता है और हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसीलिए कुछ कंपनियां कर्मचारियों को विपश्यना में 10 दिन खुद के खर्चे से बेचती हैं ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े। जब आप ध्यान करते हैं हर रोज और आप काम करते हैं तो वो काम में गुणवत्ता भी होगी और वो काम जल्दी भी होगा। पर जो दौड़ धूप करके करता है तो वो उसका काम ठीक नहीं है। इधर मुझे पंचधर्मेंद्रिय की शिक्षा याद आती है, प्रज्ञा और समाधि और वीर्य। तो कुछ लोग वीर्य यानी कि शक्ति उत्साह बहुत लगाते हैं, बहुत दौड़ धूप करते हैं, लेकिन वो समाधि कभी नहीं लगाते, ध्यान कभी नहीं करते। तो बिना ध्यान के, बिना एकाग्रता के, बिना समझदारी के जो भी काम आप दौड़ धूप करके कर रहे हो उसमें कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो पंचधर्मेंद्रिय में बोला है कि बैलेंस करना सीखो। आपको वीर्य यानी उत्साह, आपके अंदर जो उत्साह है, जो काम करने की लगन है वो भी होनी चाहिए, पर साथ साथ आपकी समाधि भी लगेगी, आपका ध्यान भी होना चाहिए। ध्यानपूर्वक आप जो भी काम करोगे ना वो अच्छा होता है। बचपन से हमें माता पिता बोलते हैं ध्यान से करो, है ना। हमारे भारत में वो बस गया है लोगों के,
उनको नहीं मालूम कि ध्यान ध्यान तो बैठ कर करने की बात है। उनको ऐसा लगता है कुशन डाला और उसके ऊपर जो हम आंखें बंद करके बैठे वो ध्यान। ऐसा नहीं है। किसी भी काम को सभानता से किया जाए, ध्यान से किया जाए तो वो अच्छा नहीं है। तो बचपन से हमें माता पिता बोलते हैं देखो ध्यान से काम करना, देखो ध्यान से जाना, है ना। तो ये इसीलिए बोला जाता है, हमारी भारत की संस्कृति में आ गया है। तो हमने हमारे विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हर पल हमने विचारों को देखते भी रहना चाहिए कि किस प्रकार के हमारे मन में विचार आते हैं। अरे सॉरी ना, हाँ विचार। अभी तीसरा है व्यक्तियों के प्रति जागरूक। तो हमारे आसपास बहुत सारे व्यक्ति भी हैं। अभी मैं क्लास लेने के लिए आती हूँ, बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं। अभी मैं ज़्यादातर लोगों को जानती हूँ, अभी एक भैया नया आए है ना। तो मैंने उनके प्रति भी जागरूकता रखनी चाहिए कि भले वो आज नए हैं, है ना, अभी उनको यहाँ पर कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे उनके प्रति भी जागरूक रहना है कि वो एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, उनके प्रति मुझे जागरूक रहना है। हम लोगों के प्रति लेस मात्र जागरूक नहीं है ना। हम उनको किसी वस्तु या पदार्थ के स्वरूप में देखते हैं, है ना। एक जीते जागते व्यक्ति को भी हम एक वस्तु के समान देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम है ना उपयोग समझते हैं उसका, कि ये जो मेरे पास व्यक्ति है उसका मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ, ये मुझे तकलीफ होगी तो ये मुझे क्या मदद करे, उस स्वरूप में हम देखते हैं। निस्वार्थ भाव से हम उस व्यक्ति को व्यक्ति के स्वरूप में नहीं देखते। तो हम सिर्फ देखते हैं क्या, उसका भौतिक शरीर देखते हैं, हम उसके मन को नहीं देखते। हमारा जो रूप है, नाम रूप बोलते हैं ना, नाम मने मन और रूप मने शरीर। पर हम क्या देखते हैं, उसके भौतिक शरीर को देखते हैं, हम उसके नाम यानी मन को नहीं देखते। हम उसके भौतिक शरीर के बारे में जागरूक है, लेकिन हम उसके मन के बारे में जागरूक नहीं रहते हैं। तो एक व्यक्ति को हमने उसके मन और शरीर दोनों के रूप में जागरूकता से देखना चाहिए। त्रिरत्न बोध महासंघ में जो लोग हैं उनको मालूम होगा कि जो हमारे जनरल शिविर रहते हैं ना, उसमें संपर्क सराव एक विधि रहती है, एक टास्क रहता है, वो कराया जाता है। दो लोग आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते, सिर्फ देखते रहते हैं एक दूसरे की आंखों में। वहाँ पर कोई हंसता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं, बस सिर्फ आंखों में देखते हो। अगर आप जानते हो तो हमारी जो ये चेतना है ये पहली बार नहीं आई है इस जगत में। इसमें कई ऐसे शरीर बदले हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी चेतना का आईना हमारी आंखें। जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन रहता है, पूर्व जन्म में ले जाते हैं मनोचिकित्सक लोग, तो वहाँ पर वो वही बोलते हैं कि आप उसकी आंखों में देखो, क्या आपको उसकी कुछ पहचान हो रही है, या इस जन्म में वो आपके जीवन में कहीं पर है। तो कुछ लोग बताते हैं कि हाँ, ये जो मेरा पिछले जन्म में भाई था वो इस जन्म में मेरा पिता है, या ये जो मेरी माँ थी वो इस जन्म में बहन है। तो वो कैसे पहचानते हैं? आँखों से। तो हमारा जो चैतन्य है उसका आईना है हमारी आँखें, आँखों से पहचाना जाता है। अब ये मनोचिकित्सक की बातें विज्ञान में साबित किया है, मैंने बोला। और आध्यात्मिकता के स्वरूप में भी हम देखें तो क्लिष्ट मनोविज्ञान से ऊपर जो विज्ञान है उसकी बातें है। क्लिष्ट मनोविज्ञान में हम चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं, है ना, लेकिन उसके ऊपर का जो विज्ञान है उसमें हम उसको सही से देखते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि भारत में गुरुओं के दर्शन करने की प्रथा थी। रमन महर्षि का आपने नाम सुना होगा, साउथ में थे। तो उनका एक आश्रम था। तो रमन महर्षि कोई प्रवचन नहीं देते, वो सिर्फ बैठे रहते ध्यान मुद्रा। और लोग भी हजारों लोग वहाँ पर वो जाते थे और बैठते रहते थे, घंटों तक बैठे रहते थे। तो ये क्यों होता था? हमारे बंदे जी संरक्षित जी भी उनके आश्रम में रहे,
शुरुआत के दिनों में। वहाँ पर सब हिंदू थे, लेकिन वो बौद्ध थे, फिर भी वो उनके पास जगह नहीं थी तो रहे थे, फिर वो अलग जगह पे रहने गए। तो उन्होंने बताया कि घंटों तक लोग उनको निहारते रहते। वो जो ध्यान की अवस्था थी रमन महर्षि की, उसके जो वेव्स, उसके कारण लोग शांति महसूस करते और अपने गुरु के दर्शन करके वो उनका जो आध्यात्मिक स्तर है उसको महसूस करते। इसलिए भारत में गुरुओं के, आचार्यों के दर्शन की परंपरा है। ऐसे ही नहीं, आजकल तो सब भौतिक हो गया, सब गाड़ी बंगले वाले गुरु हो गए, उनके अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं जो देखे या कोई जाके बैठे। वो लोग शायद आधा घंटा भी ध्यान कर पाते हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम। तो इस तरह से भारत के अंदर एक जागरूकता से आचार्य को देखने की परंपरा थी और उसके पास से वो कुछ सीखते थे। चौथी बात है वास्तविकता यानी सत्य के प्रति जागरूकता। मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगी व्यक्ति के प्रति जागरूकता के बारे में, कि हम अपने घर में पूरे परिवार के साथ वर्षों तक रहते हैं ना, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, लेकिन एक पत्नी को अपने पति की क्या चॉइस है वो पता नहीं। वो सिर्फ उसको एक उपयोगिता के स्वरूप में ही देखती है। ये ATM कार्ड है मेरे लिए, है ना, पैसा देता है मुझे और मेरे मौसम पूरे करता है ना। ये मेरे लिए लैंगिक सुख का साधन है ना। उसका मन कैसा है, उसको क्या पसंद है, ये पत्नी को नहीं मालूम। उसको किताबें पढ़ना पसंद है तो पत्नी को नहीं पसंद है, इसलिए वो नहीं पढ़ने देगी। क्या किताबें पढ़ रहे हो, इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि किताबों में क्या होता है ना। किताब तो वो चीज़ है कि जो हम जब अकेले रहते हैं ना, तो हमारे जीवन का साथी है। हर एक परिस्थिति में हमको मार्गदर्शन देने वाला सच्चा मार्गदर्शन। लेकिन पत्नी को शौक नहीं है तो उनको किताबें नहीं पढ़ने, वो टीवी देखेगी तो अपने ही पसंदीदा शो देखेगी। उनके पति को कुछ अलग से देखना है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो ऐसा, वो नहीं देखेगी। उनके पति को क्या पसंद है खाना, उसे पूछेगी क्या बनाऊँ। बहुत सारे जोक्स बने हैं उसके बारे में, उसे पूछेगी कि आज क्या बनाऊँ, लेकिन बनाएगी तो वही कि जो उसको पसंद है। सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है, कुछ नहीं। और पति को भी ऐसा रहता है कि आज मेरी वाइफ ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, वो अगर अचानक पूछा जाए उसको नहीं पता। उसने कौन से कलर की चूड़ियाँ पहनी है वो नहीं बता सकता। उसकी पत्नी को क्या पसंद है वो नहीं जान सकता। तो हम लोग व्यक्ति के बारे में जागरूक ही नहीं है, हम लोग उसकी परवाह ही नहीं करते हैं। जब हम लोग गृह प्रवेश लेने जाते थे, पहले तो मैं बहुत जाती थी, अभी तो नहीं जाती, तो हम लोग यही बताते थे कि ये रेत सीमेंट ईंटों से बना हुआ घर, ये तो शांति है, ये तो निर्जीव चीज़ें हैं, इसकी क्या पूजा करना। असल में अगर आपको इस घर में सुखी रहना है तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके मन को जानो कि उनको क्या पसंद है ना। उनको हम क्या करें तो अच्छा लगता है, हम कैसा बोले तो अच्छा लगता है। कुछ कुछ बहुत कठोर बोलते हैं, बहुत क्रूरता दिखाते हैं, संवेदनशील नहीं रहते एक दूसरे के प्रति परिवार। तो फिर गृह प्रवेश करो कि कुछ भी करो, वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी बना दो, इधर का तोड़ के उधर बना दो, लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके मन शांत नहीं है, आपके मन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, आप एक दूसरे के मन को नहीं जानते हैं, इसलिए आप सुखी नहीं। तो हमने आज से ही प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, मेरी वाइफ को क्या पसंद है। अपने माता पिता के बारे में भी जागरूक रहिए। उम्र दराज है वो, अभी वो अकेले हैं, तो उनके साथ थोड़ा उनके रूम में जाके बैठिए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए, उनको उनका स्टूडेंट लाइफ याद कराइए। देखना वो कितने खुश हो जाएंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद करके कि भाई हाँ, हम भी उस जमाने में आप जैसे अभी पैंट पहनते हो हम भी पहनते थे, है ना, हम भी स्कर्ट मिडी पहन के जाया करते थे, है ना। वो बहुत ही खुश हो गए, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, गप्पेबाजी करते हो, तो हम भी करते थे।
मेरी एक आदत है कि मैं मेरे बेटे को हर सैटरडे को या संडे को तो मेरा क्लास रहता है, तो सैटरडे को मैं फ़ोन करती हूँ। मुझे मालूम है उसको सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मैं सैटरडे को उसको फ़ोन करती हूँ। कभी वो दूध गर्म करता रहता है तो मैं वीडियो कॉल पे पूछती हूँ क्या कर रहा है। ये ना मम्मी मेरा दूध है सोयाबीन का, उसकी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये मेरे बेटे का दूध है अनोम का, गाय का है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ। ये मेरी वाइफ का करुणा का दूध है भैंस का, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ। यानी तीनों पतीलियाँ वो चलाता है और अपना नाश्ता भी खुद बनाता है। मैंने कभी उसको नहीं बोला कि क्यों तेरी वाइफ नहीं बनाती। अच्छी बात है ना, अपना काम खुद कर लो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो, है ना। तो मैं हमेशा उसके साथ बात करती हूँ। कल भी मैंने बात की कि भैया आपने मकान लिया है तो किस्त क्या